मैं हूँ एमी आर्नैन। तो वो बोलती है ओ मैं भाई की छोटी बहन हूँ। वो सोचती है अरे बाप रे मैंने कितना गंदा इंट्रोडक्शन दिया है, मेरे साथ क्या होगा, मैं तो बिल्कुल भी रॉयल नहीं लग रही थी। क्या मैम मुझे यहाँ से निकाल देंगी, मैंने तो बिल्कुल डोंकी जैसी आवाज़ निकाली। कहती है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तो वो राहुल तो घबरा जाता है और सोचता है क्या ये मेरी बेटी को वैसे ही ट्रीट करने वाली हैं। वो सोचती है मेरी छोटी बहन मेरी बेटी जैसी, वो कहीं उसे गलत ट्रीट ना करें। लमील बोलती है चुप हो जाइए माँ, मुझे आपके से कोई मैटर नहीं है, आप ऐसे कैसे कह सकती हो। आपको कुछ कहना है तो मेरे बारे में कहिए, मुझे बुरा बोलिए, पर आप राहुल और उसकी बहन को कुछ नहीं बोल सकती। आप मॉम ऐसे रूड नहीं हो सकती। तभी वो कहती है मैं रूड नहीं हो रही हूँ बेवकूफ़। और वो बहुत ज़्यादा डरावने अंदाज में ये कह रही होती है। और राहुल तो और के साथ साथ उसकी छोटी बहन दोनों ही डर जाते हैं। और फिर वो बोलती है कि अरे रुक जाओ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रही हूँ, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो ये कह रही हूँ कि मैंने सोचा था कि ये क्यूट होगी लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्यूट है, ये इतनी क्यूट कैसे हो सकती है। और बोलती क्या मॉम ये बकवास सोच रही थी, अरे बाप रे, और पूरे महल को डरा दिया। और वो सोचने लगती है कि ये सब तो ठीक चल रहा है। अब तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और जो है रिमील के पेरेंट्स तो बार बार उस बच्ची को खाना ठुसाए जा रहे होते हैं, बोलते लो खाओ 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 प्लीज खाइए ना। और फिर रिमील बोलती है कि अब तो मुझे खुद ही खाना होगा। फिर वो बोलता है कि कहीं ये मुझे कुछ एपिकेट्स के बारे में तो नहीं बोलने वाला। तभी वो राहुल बोलता है कि आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी है, मुझे लगा था कि वो मुझे और मेरी बहन को देखकर पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे, पर आपकी फैमिली सच में बहुत अच्छी है। तो बोलती है हाँ हाँ मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, और मनी मन उसका हाथ थाम लेती है और बोलती है ओहो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो बोलती है एमी की तरफ देखते हुए कहती है वो तो बिल्कुल मेरी बहन जैसी है क्योंकि वो आपकी बहन है। और वो बोलती है वो तो शर्मा जाता है और सोचता है कि ये कितनी अच्छी बात है। वो सोचता है कि ओहो एक फैमिली, मेरे को तो मज़ा ही आ रहा है, मेरा हाथ छोड़ना नहीं। और फिर वो लमील को बुलाते हुए उसके डैड बोलते हैं कि क्या तुमने एक भी बार मैरिज के बारे में ढंग से वो सोचा क्या कैसे करना है। तो बोलती क्या, तो वो बोलता है मैरिज वो ये सब क्या बोल रहे हो। तो वो बोलते हैं अरे बेवकूफ़ रिचुअल्स। तो वो बोलते हैं कि अच्छा हाँ हमें याद आया कि हाँ अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हमें एक रिचुअल के बारे में बताया जाता है कि कई साल पहले वहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स एक गुफा में फंस गए थे। और वो बात सोचने लगती है वो, और फिर वो बोलती है लेडी नमील ये सब क्या है। तो वो बोलती है अच्छे लग रहे हैं ना, ये ट्रेडिशनल कपड़े हैं। और फिर वो फटाफट बताने लगती है कि कैसे ये ट्रेडिशनल से रिलेटेड है। राहुल तो वहाँ लाल हो चुका होता था और वो बोलता है कि किस तरीके से हमारी एक प्रिंसेस थे जो कि एक कॉमनर थी, उसने हमारे मतलब हमारे प्रिंस की मदद की और आगे चलकर वही प्रिंस राजा बन गए। उन्होंने उनको मरने से बचाया और उन दोनों ने शादी कर ली, इसीलिए अब हम लोग उस जगह जाकर वहाँ का पानी पीते हैं। लिमील दरवाज़ा खोलते ही बताती है कि ये आपको दिख रही है ये पुरानी सी गुफा, यहाँ अंदर आपको पानी मिल जाएगा जो कि हम दोनों को साथ में पीना होगा, ये हमारे अटूट बंधन का निशानी होगा। फिर वो देखती है कि नीचे एक और व्हीलचेयर होती है। तो राहुल बोलता है कि मैं इन सीढ़ियों को कैसे पास करूँगा। तो लिमील तो बड़ी ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे तो पहले ही अंदाजा था और वो बहुत ज़्यादा उसके मन में लड्डू फूटते हैं। फिर वो बोलता है कि अरे रे ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप इस रिमील मुझे उठा नहीं पाएंगी। तभी वो बोलती है अरे आप लोगों ने तो मुझे अंडरस्टिमेट कर दिया है, मैं एक नाइट के ख़ानदान से हूँ, आपको मुझे इस तरीके से अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं कमाल की हूँ। मैं ना 200 किलोग्राम तक का वेट उठा सकती हूँ और वो भी आराम से। वो बोलती है वाओ आप तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं माय लेडी। और फिर वो उसको तुरंत वाओ आप तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं माय लेडी, और ये कह देती है उतने में वो उस राहुल को उठा लेती है और बोलती है चलो चलें।
और राहुल काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि थोड़ा-सा ध्यान से चलिएगा क्योंकि मैं भारी हूँ, आप गिर मत जाइएगा। वो बोलती है कि मैंने उसे उठाया हुआ है और फिर वो तो बिल्कुल अपने ही ख़्यालों में मस्त होती है और बोलती है नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और वो राहुल को बार-बार देखने लगती है। उसके मन में वो सोचती है कि नहीं, नहीं मुझे ध्यान रखना चाहिए, हम गिर ना जाएँ। लेकिन फिर भी वो अपने आप को सोचने से रोक नहीं पा रही थी। फिर वो बोलती है, "नहीं, नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा।" लेकिन उसका पैर फिसल जाता है, वो धम-धम करके नीचे गिरने लगती है। लेकिन वो किसी तरह उसको बचा लेती है, उड़ा-उड़ा के, फेंक-फेंक के उसको ऊपर उछाल देती है और किसी तरह राहुल को बचा लेती है। राहुल तो वहाँ बैठा होता है, लेकिन लवील पूरी वहाँ पर बिछा गई होती है। फिर वो सोचती है कि अरे बाप रे! ये इतने एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरी ज़िंदगी में आते ही क्यों हैं? फिर वो बोलती है, "अरे कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ। इस तरीके से आप जल्दी आ गए, इसीलिए मैं ये जानबूझ के किया। मैं गिरी नहीं थी। आपको चोट तो नहीं लगी ना? मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगी।" फिर वो बोलती है, "उफ़! ऐसी जगह चोट लगी, क्या बताऊँ?" फिर वो सोचती है, "छोड़ो इस बात को, अब मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मिस राहुल, आप मेरी चिंता मत कीजिए।" फिर भी मिस राहुल पूछता है कि, "आप ठीक तो हैं माय लेडी? आप मुझसे बता सकती हैं अगर आपको चोट लगी हो?" वो बोलता है कि, "बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।" और ये बात बोलकर वो आगे चलने लगती है। और वो याद करती है कि एक बार फिर वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि एक बार हमारी फैमिली बिल्कुल बर्बाद होने वाली थी, जिसकी वजह से हमारे एंसेस्टर्स को, यानी कि हमारी पीढ़ियों में से किसी को यहाँ पर छुपना पड़ा था। जब वो लोग यहाँ छुपे हुए थे तो वहाँ पर एक नाई थी उनके साथ थी, तो वो एक फीमेल नाइट थी और फिर उसने हमारे राजा की रक्षा की और अंततः हाँ, राजा और उस नाइट ने शादी कर ली थी, जिसके कारण हम लोग के यहाँ ये रिवाज बन गया कि वो दोनों मतलब जो दो लोग होते हैं जो कि अपना रिश्ता पवित्र बनाना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि वो 7 जन्मों तक अपना साथ निभाएं, वो यहाँ पर आकर पानी पीते हैं और हमें पास सीन दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पर किंग बैठा हुआ होता है और वो नाइट बोलती है कि मुझे आपका पीछा करना ही था योर मैजेस्टी, मैं आपकी हर हालत में रक्षा करूँगी। वो बोलता है कि अरे लेकिन तुम इस हालत में कैसे मेरी रक्षा करोगी? यहाँ तो ना कुछ खाने को है ना ज़्यादा पीने को। तो बोलती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है और खाने का इंतज़ाम मैं खुद कर दूँगी। और फिर वो बोलती है कि मैं एक नाइट हूँ, मैं अपने मरते दम तक आपकी रक्षा करूँगी। देखो जैसे हालात हैं, तुम्हें ऐसा कुछ निभाने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है कि अरे मतलब मेरे कहने का मतलब है तुम चाहो तो ये अपनी ड्यूटी छोड़ भी सकती थी क्योंकि जैसा बाकी नाइट्स ने किया, लेकिन वो मना कर देती है। वो बोलती है कि मेरे लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ अब इम्पोर्टेंट है, वो हो आप। और फिर ये बात होती है, फिर वो वहाँ पर उनकी शादी दिखाई जाती है, वो और कोई नहीं, वो मेरी माँ है। वो बोलती है कि वो मेरी मॉम ही थी जिनकी वजह से ये प्रथा चालू हुई है क्योंकि मेरी मॉम ने ही इस गुफा में आकर मेरे पिता की जान बचाई थी। तो वो बोलती है कि अच्छा ये तो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी और इसीलिए वो बोलती है कि इसीलिए मेरी माँ ने भी मुझे शादी करने से मना नहीं किया जब मैंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और फिर वो बोलती है कि मेरी माँ बहुत ही अमेज़िंग है। और फिर वो राहुल को ये सब बताते हुए बोलती है कि अरे तुम बोर तो नहीं हो गए इस कहानी से? राहुल तो बोलता है कि तालियां बजाते हुए कहता है नहीं नहीं तुम्हारी माँ कितनी महान थी और उन्होंने कितना बहादुरी भरा काम किया। तो बोलती है कि ये रहा वो पानी, इसे हम दोनों को पीना होगा, इससे हमारी ट्रेडिशन का पालन होगा। तो वो बोलता है कि क्या इस पानी को? ठीक है, वो बोलता है अगर ये निशानी है 7 जन्मों के रिश्ते की तो मैं ये पानी पीने के लिए तैयार हूँ और वो उस पानी पीने लगता है और मीर उसको देख रही होती है और फिर वो सोचती है सच में ये बहुत खूबसूरत है और फिर वो बोलती है कि लाइए अब मैं अभी पानी पी लेती हूँ। और फिर वो बोलती है क्या हुआ आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? फिर वो बोलती है लेडी लमील बोलता है कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है और वो बोलता है कि मैं इस बार आपको गिराना नहीं चाहता। और वो सर पे डाल लेती है बचे हुए पानी को और सोचती है वाह! ये तो सिर्फ़ ठंडा पानी है।
और फिर वो बोलता है, राहुल क्या आपको बुखार हो रहा है? तो वो बोलता है, हाँ शायद। तो बोलती है कि वो उसके पूरे शरीर उसका बदन लाल हो रहा होता है, तो वो बोलता है कि शायद मुझे बुखार हो रहा है। तो लमील बोलती है, ठीक है, ये जगह काफ़ी ठंडी है, इसीलिए हमें चलिए वापस चलना चाहिए गुफा से। फिर वो सोचती है, अब तो मुझे इसे फिर से उठाने का मौका मिलेगा, लेकिन इस बार मैं पहले जैसी गलती नहीं करूंगी और इसे ज़मीन में नहीं पटकूंगी। फिर सीन चेंज होता है और वहाँ पर डाइनिंग टेबल की जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर खाना रखा हुआ होता है। वहाँ पर मील भी आ जाती है, जहाँ सब इकट्ठे खाना खाने के लिए बैठते हैं। लेकिन अब वो देखती है कि वहाँ पर वाइन भी रखी हुई होती है। फिर वो सोचती है कि अरे हाँ, मुझे तो वाइन पसंद है क्योंकि मैं एक नाइट हूँ आखिरकार। और फिर वो बोलती है कि हाँ, जंग में तो ये काफ़ी आम बात है नाइट्स का ड्रिंक करना, क्योंकि कई बार उन्हें खाने तक के लिए नहीं मिलता था, तो मुश्किल समय में ड्रिंक काफ़ी काम आती है और सर्द माहौल में तो बहुत ज़्यादा। और वो वहाँ पर दोनों डिनर करने लगते हैं और एक गिलास वाइन पीने लगते हैं। फिर वो बोलती है, कोई बात है क्या राहुल जो आपको परेशान कर रही है? तो राहुल बोलता है, नहीं, यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो बोलता है कि आखिरकार ये वेडिंग एनिवर्सरी क्या है जो कि हो रहा है? तो वो बोलती है, अरे ये तो मैरिज को पक्का करने का एक तरीका है। तो वो बोलती है, क्या ये कौन सी चीज़ है? तो वो बोलता है कि अरे एक बार पूरे साल में अगर कोई कपल 100 दिन तक साथ रहता है तो यहाँ पर ये मनाया जाता है। ये एक ट्रेडिशन है जो कि काफ़ी सालों से हर फैमिली में चलता आ रहा है। जब मेरी मॉम की शादी यहाँ पर हुई थी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि आखिरकार वो एक कॉमनर थी। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा तो वो बोलता है कि इसका मतलब 100 दिन बाद ही हमारी मैरिज रजिस्ट्रेट होगी। तो बोलती है, नहीं नहीं, ये तो बस एक दिखावा और फॉर्मेलिटी है जिससे ये पता चलता है कि दो लोग आपस में खुश हैं। और फिर वो बोलती है कि देखिए, आपको हमारे ट्रेडिशन का फॉलो करना ही होगा और फिर ये 100 दिन बाद होगा। वो फिर स्माइल करने लगती है। अब एक चीज़ और बची है और हमें वहाँ बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हाथ पकड़ कर लेटे हुए थे। वो कहती है कि ये भी एक रस्म है और पूरी रात एक साथ गुजारना ये भी एक सेरेमनी का हिस्सा है। और लबील कहती है, ओहो मैं कितना ऑकवर्ड है, मैंने तो सोचा था कि ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। और फिर ये बात वो सोच रही होती है, मिस लमील क्या आप सो चुकी हैं? जब ये राहुल बोलता है तो शायद वो कुछ जवाब नहीं देती कि नहीं नहीं मैं नहीं सोई हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? वो सोचती है कि ज़रूर मैं सुन सकती हूँ वो जो कह रहा है। वो कहता है, मिस रमील आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर लाने के लिए। मैं नहीं मि अगर आपसे ना मिला होता तो मैं आज अंधेरे में डूब चुका होता और मेरे जीने का मकसद भी ख़त्म हो जाता। और मैं कभी भी अपनी बहन की मुस्कान नहीं देख पाता और अब मैं उसकी मुस्कान को भी खो देता। लेकिन आपकी वजह से ही अब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे, प्रीशियस थे, वो सब यहाँ पर हैं। सिर्फ़ आपने ही आकर मुझे बचाया है। आप बिल्कुल एक रोशनी की तरह हैं जो मेरे जीवन में आईं और आपने मुझे उस अंधेरे से खींच निकाला। मैं आपका हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा। मैं आपका बहुत कदरदान हूँ। और वो लमील को देखता है, लेडी लमील मैं कुछ आपकी तरफ ही रहूँगा। मैं हमेशा आपके एहसानों तले दबा रहूँगा। वो कहता है कि अरे मैं देख क्यों नहीं रही हूँ, मुझे देखना चाहिए। वो बोलती है, मैं ये तरसोस कैसे हो सकती हूँ? ओहो मैं तो इसके प्यार में पागल हो चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ? ये कितना खूबसूरत है। फिर वो पीछे मुंह करती है और बोलती है, राहुल। लेकिन राहुल सो चुका होता है। तो वो सोते हुए उसको देख रही होती है और वो सोचती है कि ओ ये कितना खूबसूरत है, ये इतना एंजल की तरह कैसे दिख रहा है, वो कितना अमेजिंग है। फिर वो वहाँ पर उसका हाथ पकड़ कर अजीब तरीके से सो जाती है और फिर वो दो आराम से सो जाते हैं। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है लमील वहाँ बैठी हुई होती है और फिर वहाँ पर कोई आ जाता है और वो उसकी मेड होती है कि मिस आप यहाँ अकेले क्यों हैं? तो वो बोलती है, लॉर्ड राहुल वहाँ बाहर गए हैं मेरे डैड के पास। तो मेड बोलती है, अच्छा
क्या वहाँ पर कुछ हुआ था कल रात? तो वो बोलती है नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। आप दिन भर तो रोमांटिक नॉवल पढ़ती रहती है, तो मुझे लगा कि बहुत कुछ हुआ होगा। लेकिन वो बोलती है अरे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर सकती थी, मैं सिर्फ पढ़ ही रही थी। हम तो सिर्फ हाथ पकड़कर वहाँ सो गए थे। फिर वो बोलती है कि मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेड बोलती है कि हम बुक से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और वो बोलती है कि चलो वैसे भी मैं अनमैरिड हूँ, और मेड वहाँ पर जाने लगती है, बोलती है कि अच्छा छोड़िए इस बात को। और फिर वो बोलती है कि आप दोनों फिर हाथ पकड़ कर सो गए, ये तो काफ़ी आम बात थी। मैंने कहा, फिर रमील कहती है ये तो बड़ी अचीवमेंट है, तुम खुश तो होना इस अचीवमेंट से। तो वो बोलती है हाँ हाँ सही बात है। फिर वो बोलती है कि क्या कुछ बोल रही हो क्या तुम? और वो कुछ भी सुन नहीं पा रही होती है। और वो बोलती है कि क्या मेरी मॉम ढूंढ रही हैं? तो वो बोलती है ठीक है मैं वहाँ जाऊंगी, लेकिन क्या मेरी मॉम कुछ और कहने वाली है? मेरी मॉम तो मुझे आज डांटेंगी क्या? फिर वहाँ पर रमील पहुँच जाती है और बोलती है मदर आपने मुझे बुलाया? तो वो बोलती है नहीं नहीं कुछ खास बात नहीं थी, वहाँ पर लेटर्स बहुत सारे पड़े हुए होते हैं। वो बोलते हैं ये किस बारे में? तो बोलती है अरे तुमने शादी कर ली, और हम अब हमें सारे नोबल्स को भी बताना होगा ना कि तुमने शादी कर ली है। वो बोलते हैं कि मैं अब सभी को ये बात बता दूंगी कि अब मेरी बेटी मैरिड है, और आज मुझे तो लगता है हमें किसी सेरेमनी को भी रख लेना चाहिए। फिर वो बोलती है कि लोगों के पास वैसे भी बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है, अगर तो उन्हें पता चलना गया कि तुमने अचानक शादी की है तो लोग बातें करने लगेंगे, लेकिन हमें सबको बताना खुद ही से चाहिए, इसीलिए और इसीलिए मैं सबको लेटर लिख रही हूँ, और तुम्हें अपने पति के बारे में भी सबको बताना होगा। वो बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है, मैं सबको मिलवा दूंगी, और वैसे भी वो लोग बहुत सारे गिफ्ट भेजेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा बेवकूफ़ लड़की, वो लोग ज़्यादा क्यूरियस इस बारे में होंगे कि कौन है तुम्हारा हस्बैंड और क्यों तुमने उससे शादी की है, क्या कोई वजह थी, और वो यहाँ से नहीं है, और जैसा कि उसको मेरी तरह ही फील हो करना पड़ेगा जैसे पहले मेरे साथ हुआ था। तुम ये बात जानती हो ना, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि नोबल्स के साथ मैं एडजस्ट हो जाऊं, और यही चीज़ उस पर भी लागू होती है। कुछ टाइम पहले का, हम लोग बहुत पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर नोबल लेडीज आई होती हैं रमील की मदर से मिलने, और वहाँ पर वो सोचती है रमील की मदर कि वो ज़रूर टी पार्टी और मेरे से मिलने आई हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरी बेइज्जती करने लग गई। वो इनडायरेक्टली मुझे बहुत ज़्यादा टॉन्ट कर रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, मैं समझ नहीं पाई। वो लोग बात बात पर मुझे टॉन्ट मार रही थी, उन्होंने मुझे इग्नोर किया और मेरी बुराई की। मुझे बहुत गुस्सा आया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ आई। तो बोलती क्या आप रोने लगी, आप चीखने लगी? तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।